हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप ज्ञान कोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञान कोश नाम से ही व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स यानी कि 7 अप्रैल की कुछ करंट अफेयर्स। तो बात करेंगे कि आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज है 7 अप्रैल और आज का जो दिन है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में आज का जो दिन है वो मनाया जाता है। अब बात करें इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 1950 में करी गई थी। और किसके द्वारा करी गई थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना 1950 में करी गई थी शुरुआत। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो वैश्विक स्वास्थ्य और उनसे जुड़ी समस्याओं पर विचार करना है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो यहां से जानकारियां ये मिली। उसके बाद देखिएगा, आज केवल विश्व स्वास्थ्य दिवस नहीं है बल्कि आज एक और दिवस है जिसका नाम है 1994 के नरसंहार के खिलाफ दिवस। 1994 1994 के नरसंहार के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया जाता है वो भी आज के दिन मनाया जाता है। अब ये क्या है, ये यूनेस्को रवांडा में तुत्सी में 1994 में एक नरसंहार हुआ था, इसी के खिलाफ ये अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बात करें कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो इस दिवस को मनाने की जो स्थापना है या शुरुआत है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में करी गई थी। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने पढ़ी है दो आज के दिन से संबंधित दो आज के दिवस के प्रश्न। उसके बाद एक एक करके करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो प्रश्न है वो आपके सामने है कि ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। एक फेस्टिवल है, एक उसका आयोजन जिसका नाम है ट्यूलिप। इस ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन एकदम सही होगा। यानी कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, दूसरे उपराज्यपाल, क्योंकि पहले तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे जो को कैग बन गए हैं अब, लेकिन जो दूसरे उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा इस ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ी जानकारियां। जैसे बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया है। कहां पर किया गया है, तो ये जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में किया गया है और एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन में इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पे है देखिएगा, अगर आपसे एक और प्रश्न पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है, तो एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है ये कहां पे है, ये जम्मू कश्मीर में है और जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में ये स्थित है। बात करते हैं कि जो जबरवान पर्वत है इसकी तलहटी में 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख से अधिक फूल खिल चुके हैं। यानी कि 15 लाख से अधिक जो फूल खिल चुके हैं, ये अधिक किसान नहीं है बल्कि ये किस्म है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ये जो है 25 मार्च को पर्यटन और आम जनता के लिए ये गार्डन खोल दिया गया था। अब इस फेस्टिवल का उद्घाटन कब से कब तक होगा, तो ये 5 दिवसीय फेस्टिवल है जो कि 3, 4, 5, 6 और 7 अप्रैल को आयोजन इसका किया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां, जहां से जितने प्रश्न हो सकते थे सारे प्रश्न मैं आपके सामने ले आया हूं। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आता है। प्रश्न नंबर 2 से पहले एक छोटी सी जानकारी और भी है कि अब हमने ज्ञानकोश ऐप बनवा ली है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां से भी अब आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या है कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी किसके द्वारा विकसित करी गई। तो ये एक दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी है, ये किसके द्वारा विकसित करी गई है। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिसमें पहला है सिद्धार्थ पांडा, दूसरा है विश्वराज श्रीवास्तव, यानी कि अब इसमें सी ऑप्शन में देखिएगा उपरोक्त दोनों। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि अब सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव दोनों ने मिलकर के दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी जो है इसको बनाया है। बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में और जानकारी, जैसे कि दोनों के दोनों प्रोफेसर है कहां पर, ये आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर है। दोनों के दोनों व्यक्ति जो हैं ये आईआईटी कानपुर यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में दोनों ही प्रोफेसर के पद पर है और ये
ये जो घड़ी है ये स्पेशल इंटरफेस के साथ में एक हैप्टिक घड़ी है। हैप्टिक घड़ी का मतलब ये होता है कि जब दृष्टिबाधित व्यक्ति इनको स्पर्श करता है, देखिएगा इनके कॉर्नर में देख सकते हैं आप, कॉर्नर में आपको इनके मिल जाएंगे आपको निशान, जहां से दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है वो हाथ लगा करके भी अब टाइम का पता लगाया जा सकता है, टाइम को, समय को पढ़ सकता है। तो ये जानकारी है यहां से थी आप, लेकिन देखिए जानकारी इंपॉर्टेंट एक और भी छुपी हुई है इस प्रश्न में। वो जानकारी ये है कि ये दोनों व्यक्ति जो है ये प्रोफेसर है आईआईटी कानपुर में। तो आईआईटी कानपुर के बारे में पढ़ते हैं। आईआईटी कानपुर की फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में तो हमने पढ़ ली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, लेकिन इंग्लिश में है आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बात करें कि इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है तमसो मा ज्योतिर्गमय। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन जो हैं वे आईआईटी कानपुर के वर्तमान में चेयरमैन है। और अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो अभय सिंह जो है वे यहाँ के वर्तमान में डायरेक्टर है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आपके सामने ले आया हूं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि किस राज्य ने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी है? सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा जो है ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, कौन से राज्य ने ऐसी घोषणा कर दी है? तो अब राजस्थान राज्य यानी कि ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है ये राजस्थान राज्य ने अब सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सेवा जो है ये शुरू कर दी है। तो इसके बारे में ये जानकारियां थी, लेकिन और भी जानकारी इस प्रश्न में है। जैसे कि घोषणा किसके द्वारा करी गई, तो इस योजना की घोषणा जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, अशोक गहलोत के द्वारा इसके बीमा सुविधा शुरू करने की घोषणा करी गई है। और ये 2021-22 का जो बजट पेश किया गया था उस बजट में इसकी घोषणा कर दी गई थी। अब बात करें हम इस योजना का पूरा नाम क्या है, तो इस योजना का जो पूरा नाम है वो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो इस योजना का पूरा नाम है। और इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक बीमा प्रदान किया जाएगा। हर एक परिवार को, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा जो है वो इसके तहत किया जाएगा। अब यहां से देखिएगा ये राजस्थान राज्य ने घोषणा करी है, तो राजस्थान ने घोषणा करी है तो राजस्थान के बारे में थोड़ी बातें पढ़ेंगे। जैसे राजधानी जयपुर, राजभाषा हिंदी और ब्रजभाषा। गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। और मुख्यमंत्री कौन है, कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत। यहां से 2 प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 200। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के साथ साथ में पूरी जानकारियां राजस्थान से भी हमने पढ़ ली है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, यह है कि डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। डिजिट इंश्योरेंस के, क्योंकि आपके एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर का प्रश्न भी बनता है, तो अब आप बताइएगा कि डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप लोग देखिएगा कि विराट कोहली यानी कि इसका ऑप्शन बी सटीक होगा। विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी है, वे अब डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न इसके बारे में थोड़ी जानकारी और भी है कि ये इंश्योरेंस कंपनी है जो है ये 2021 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी भी बनी है। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, डिजिट और विराट कोहली दोनों की फोटो इसमें दर्शाई गई है। बात कर लेते हैं कि इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 2016 में इस कंपनी की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जानकारियां थी। और इस कंपनी का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाता है तो बेंगलुरु कर्नाटक में डिजिट कंपनी का मुख्यालय है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है। यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। पहली बात ये कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा पेटीएम भी करता है, गूगल पे भी किया जाता है, फोन पे भी। यानी कि चौथा ऑप्शन है गोपे, इसके द्वारा डिजिटल पेमेंट नहीं की जाती है। अब 3 ऑप्शन आपके पास बचे। 3 ऑप्शन में आप लोग ये देखिएगा कि जो फोन पे ऑप्शन है यानी कि इसका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही रहेगा। यानी कि फोन पे पहली ऐसी यूपीआई कंपनी बनी है जिसने यूपीआई के आधार पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार कर दिया है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम पढ़ेंगे विस्तार से। जैसे
जैसे कि मार्च 2021 तक इसका 1.3 बिलियन लेन देन हुआ है। और इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करना चाहें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फोन पे जो कंपनी है इसकी स्थापना वर्ष 2015 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। वर्तमान में इसके फाउंडर और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी और फाउंडर संस्थापक कौन है, तो समीर निगम। और एक बात और समझ लीजिएगा कि इसके सीटीओ कौन है, तो राहुल चारी इसके सीटीओ हैं। इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आपके सामने ले आता हूं। अब अगला प्रश्न से पहले छोटे आज का प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्या है कि मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन है। आपने जो सटीक आंसर होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। उसके बाद कल का प्रश्न, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बॉम्बे डाइंग के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया, कौन है वे? तो वे जहांगीर वाडिया है। जहांगीर वाडिया यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। जहांगीर वाडिया ने अब बॉम्बे डाइंग के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अब हमारी ये पुस्तक जो है इस महीने के 3 महीने के वार्षिकांक और पूरे 1 साल की इसमें टॉप करंट अफेयर शामिल है। पूरे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्तियां, योजनाएं, सूचकांक, दिवस, महोत्सव, ब्रांड एम्बेसडर, पुस्तकें, लेखक, नव नियुक्तियां, सम्मेलन, समारोह, सैन्य अभ्यास, सभी का समावेश इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों से इसे आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न कि वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वियतनाम देश के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। और वियतनाम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, फार्म मिन्हा चिन। फार्म मिन्हा चिन जो हैं वे वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन अगर हम बात करें उन्होंने स्थान किनका लिया है, तो उन्होंने बात करते हैं कि वो यहां से ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इससे पहले वो किस क्षेत्र के कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख थे, तो वे क्वांग निन के थे। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम पढ़ते हैं। जैसे इससे पहले जो फार्म मिन्हा चिन थे वे क्वांग निन्हे के उत्तरी प्रांत के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख थे। उसके बाद में वियतनाम के पहले प्रधानमंत्री है जो उप प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य नहीं किया, यानी कि वियतनाम से इससे पहले प्रधानमंत्री जितने भी बने थे वे सभी उप प्रधानमंत्री बन चुके थे। लेकिन फार्म मिन्हा चिन ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो कि अभी तक उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्थान किनका लिया है, तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक का स्थान लिया है। तो इस प्रकार से जानकारी आपको ये मिलती है। और यहां से एक जानकारी और भी मिलेगी, कौन सी, कि वियतनाम के बारे में भी थोड़ी बातें हमने पढ़नी पड़ेगी। वियतनाम के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजधानी, राजधानी कौन सी है? हनोई। हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है। इसके बारे में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री अभी बता दिया, ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ ली है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो देखिएगा ऑप्शन आप लोगों के पास 4 है, जिसमें से बी ऑप्शन अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो हैं वे अब इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो करेंगे। बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में और जानकारियां क्या है कि विषय क्या है इस वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है संस्कृति का भविष्य। और इसमें इस फोरम में, इस सम्मेलन में लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क के साथ साथ में दुनिया के 40 शहर जो हैं वे इसमें शामिल होंगे। ठीक है, पूरी जानकारियां है। उसके बाद 8वां प्रश्न कि अटल नवाचार मिशन AIM मिशन के मिशन निदेशक कौन बने हैं इसके मिशन निदेशक? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो हैं वे अब अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक बने हैं। तो इस प्रकार से ये जानकारी आप लोगों को मिलती है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उनकी नियुक्ति किनके स्थान पर करी गई है? तो रामनाथन रामनन, इनके स्थान पर उनकी डॉक्टर चिंतन वैष्णव की नियुक्ति करी गई है। और रामनाथन रामनन थे वे जून 2017 से इस पद पर कार्यरत थे, जो कि अब रिटायरमेंट हो गए हैं। और उनके बाद उनका स्थान डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने ले लिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9
कि किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यहां से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बना है कि जिसने ये रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है। यहां से आपकी और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो ये अयोध्या और लखनऊ के बीच राम स्नेही घाट पर इसका आयोजन किया, इसको स्थापित किया जाएगा। और ये कितने क्षेत्र में स्थापित होगा? तो ये 10 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा। बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम थोड़ी बातें पढ़ना चाहें, राजधानी लखनऊ है। उसके बाद में देखिएगा यहां से बात करेंगे हम कि यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उप मुख्यमंत्री 2 हैं। तो इस प्रकार से ऐसी जानकारियां भी आपको साथ साथ में पढ़नी चाहिए। देखिएगा आखिरी प्रश्न आज का कि वर्ष 2020 का एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी AM ट्यूनिंग पुरस्कार किसने जीता है? तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो ए ऑप्शन है वो सही है, लेकिन उनके साथ में एक और व्यक्ति जुड़े हैं। कौन है? तो उन्होंने यह पुरस्कार अपने सहयोगी जेफरी डेविड उलमैन के साथ में पुरस्कार साझा किया है। और जो ये पुरस्कार है इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। उस प्रकार इस बार देखिएगा आज की करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर यही थी। उम्मीद है आपको करंट अफेयर की सीरीज पसंद आ रही है। हम करंट अफेयर को प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ते हैं, साथ साथ में आपको PDF भी मिल जाते हैं, साथ साथ में आपको पूरी जानकारियां मैं साथ संबंधित जानकारियां भी देता हूं। तो इस प्रकार से PDF के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।